विद्युत धारा और इसके प्रभाव, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। अपने कक्षा 6th में टॉर्च के बल्ब को विभिन्न तरीकों से जलाया था। आइए एक खेल खेलते हैं। इस खेल का नाम है आपका हाथ कितना स्थिर है। इस खेल के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता है। आवश्यक सामग्री: संयोजक तार, एक लकड़ी का तख्ता, 2 लोहे की कीलें, एक चाबी, स्विच, टॉर्च का बल्ब, एक सेल। लकड़ी के तख्ते में 2 लोहे की कील चित्र 1 की तरह ठोक दीजिए। एक विद्युत तार लीजिए, उसका प्लास्टिक का आवरण खुरच कर हटा दीजिए। नगण्य तार में एक चाबी चित्र की भांति लगाकर तार को दोनों कीलों से बांध दीजिए। चाबी के दूसरे सिरे से एक विद्युत तार, स्विच और सेल को चित्र की भांति जोड़ लीजिए। अब संयोजक तार की सहायता से बल्ब, स्विच तथा सेल के चित्र अनुसार जोड़िए। आपका खेल तैयार हो गया। अब अपने दोस्त के साथ खेलिए। चाबी को एक छोर से दूसरे छोर तक आप सावधानीपूर्वक ले जाना है। अगर चाबी का कोई भाग नगण्य तार से छू जाता है तो बल्ब जलने लगता है। बारी बारी से प्रयास कीजिए। आप सभी दोस्तों को इस खेल में मजा आया होगा। क्या आप इस विद्युत संयोजन का एक विद्युत परिपथ का आरेख खींच सकते हैं? प्रयास कीजिए। विद्युत परिपथ खींचने का कोई आसान तरीका है। क्या इसके लिए विद्युत अवयव को प्रतीक के रूप में निरूपित किया जा सकता है? विद्युत अवयव के प्रतीक: विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयव को उनके वास्तविक रूप में दिखाना सुविधाजनक नहीं है, अतः उन्हें किसी विद्युत परिपथ में दिखाने के लिए कुछ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। इन प्रतीकों को चित्र में दिखाया गया। इन प्रतीकों को ध्यान से देखिए। विद्युत शेल के प्रतीक में एक लंबी रेखा तथा उसके समांतर में एक छोटी और मोटी रेखा। लंबी रेखा शेल के धनात्मक टर्मिनल को तथा छोटी और मोटी रेखा शेल के ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। स्विच के लिए ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। परिपथ के विभिन्न अवयवों को संयोजित करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। बल्ब को प्रतीक चित्र में दिए गए अनुसार दर्शाया जाता है। कभी कभी किसी टॉर्च को जलाने, बच्चों को खिलौने को चलाने, ट्रांजिस्टर बजाने आदि में एक से अधिक सेलों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि एक सेल का धनात्मक टर्मिनल दूसरे सेल के ऋणात्मक टर्मिनल के संपर्क में हो। 2 या 2 से अधिक सेलों की ऐसी व्यवस्था को हम बैटरी कहते हैं। सामान्य स्थिति में आप 2 या 2 से अधिक के सेलों को सटाकर रख सकते हैं। इसके लिए किसी विद्युत खिलौने या ट्रांजिस्टर की बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए। प्राय इसमें एक मोटा तार या धातु की पत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। सेल को सही ढंग से रखने के लिए खानों में प्लस तथा माइनस चिन्ह अंकित होते हैं। क्या आप अपने आसपास उपलब्ध चीज़ों से एक बैटरी बना सकते हैं? आइए इसके लिए एक क्रियाकलाप करें। एक्सपेरिमेंट 1, आइए बैटरी बनाएं। आवश्यक सामग्री: लकड़ी का एक तख्त, 2 लोहे की पत्तियां, लोहे की कीलें, रबर बैंड। बैटरी बनाने के लिए आप एक सेल होल्डर बनाइए। चित्र के अनुसार 2 सेलों की लंबाई नापकर कील और 2 धातुओं की पत्तियों चित्र अनुसार ठोक दीजिए। ध्यान रहे, सेलों को फिट करने पर धातु की पत्तियां अच्छी तरह से सेलों के धन और ऋण टर्मिनल के संपर्क में रहे। दोनों धातु की पत्तियों के ऊपर से रबर बैंड लगा दीजिए। यह आवश्यक है कि रबर के छल्ले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रखें। सेल सीधा एवं आपस में सटा रहे। इसके लिए सेल के दोनों ओर लोहे की कील ठोक दीजिए। इस तरह आपकी बैटरी एवं सेल होल्डर तैयार हो जाएगा। परंतु इस प्रकार का संयोजन सुविधाजनक नहीं होता। 2 या 2 से अधिक सेलों को बैटरी बनाने के लिए सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। इनमें सेलों को उचित स्थान पर रखने के लिए धन प्लस और ऋण माइनस चिन्ह बने होते हैं। एक सेल का धन प्लस टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण माइनस टर्मिनल से धातु के प्लेट या मोटे तार से जुड़ा होता है। दूसरे छोर को एक सेल के धन प्लस टर्मिनल तथा दूसरे सेल के ऋण माइनस टर्मिनल से एक संयोजक तार जुड़ा होता है। किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए सारणी में संकेत दर्शाया गया है। विद्युत परिपथ: आइए प्रतीकों का उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ का आरेख खींचिए। क्या ट्रैक्टरों, बसों, ट्रकों में लगाई जाने वाली बड़ी बैटरियां भी सेलों से बनी होती हैं? हाँ, इन बड़ी बैटरियों में अंदर इनके सेल जुड़े होते हैं। आपने सेल बल्ब संयोजक तार से बल्ब को दीप्त किया था। उस विद्युत परिपथ में आपने स्विच भी जोड़ा था, जिसमें स्विच को ऑन करने पर बल्ब दीप्त हो जाता है और ऑफ करने पर बल्ब बुझ जाता था। उसी विद्युत परिपथ जैसा एक चित्र बनाइए। सुविधा के लिए चित्र में दिया गया है।
चित्र दिया गया है। इस विद्युत परिपथ को प्रतिलिपि अपनी कॉपी में बनाइए। सारणी में दिए गए प्रतीकों का उपयोग करते हुए इस विद्युत परिपथ का एक परिपथ आरेख खींचिए। क्या आपका परिपथ आरेख चित्र में दिए गए आरेख में मेल खाता है? इस प्रकार विद्युत परिपथ का आरेख खींचना आसान होता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के विद्युत परिपथों के संयोजन को आसानी से परिपथ आरेख द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। चित्र में एक और परिपथ आरेख दर्शाया गया है। ध्यान से देखिए, यह पहले आरेख से किस प्रकार भिन्न भिन्न है। क्या ऐसे संयोजन में बल्ब दीप्त होगा? कारण बताइए। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर ध्यान से देखिए, इसके अंदर एक पतले तार का तंतु फिलामेंट होता है। बल्ब तभी दीप्त होता है जब विद्युत धारा इस तंतु से प्रभावित होती है। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसके अंदर का तंतु टूट जाता है। तंतु के टूटने से विद्युत धारा का प्रभाव भंग हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बल्ब कुछ देर तक जलता है तो गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? चेतावनी, घरों में लगे विद्युत बल्ब जो कुछ देर से जल रहे हैं उन्हें कभी मत छुइए, वे अत्यधिक गर्म हो सकते हैं। उसी तरह जनित्र एवं इन्वर्टर की विद्युत व्यवस्था से कभी छेड़छाड़ मत करिए, यह अत्यधिक खतरनाक हो सकता है। इससे विद्युत आघात लग सकता है। सुझाए गए सभी क्रियाकलापों के लिए केवल विद्युत सेल का उपयोग कीजिए। बंद एवं खुला परिपथ। जब विद्युत परिपथ ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। इस परिपथ को बंद परिपथ कहा जाता है। जब विद्युत परिपथ ऑफ की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा नहीं होता है और परिपथ में धारा प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसे परिपथ को खुला परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। क्या आप दीप्त बल्ब के गर्म होने का कारण बता सकते हैं? एक्सपेरिमेंट 2। एक बल्ब एक विद्युत सेल तथा स्विच को चित्र 16.1 की तरह जोड़िए। स्विच बंद करने की स्थिति में रखिए, बल्ब दीप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में परिपथ में धारा प्रभावित नहीं होगी। बल्ब को छू कर देखिए, क्या यह गर्म है? अब स्विच को ऑन कर दीजिए, बल्ब दीप्त हो जाएगा। बल्ब को 2-3 मिनट जलने दीजिए। अब बल्ब को छू कर देखिए, आपने क्या अनुभव किया? बल्ब को छूने पर यह गर्म अनुभव होता है। अब स्विच को ऑफ कर दीजिए। 2-3 मिनट के बाद पुनः छूकर देखिए, क्या अभी भी बल्ब गर्म है? कुछ विद्युत साधित्रों के तंतु इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। ये इतने तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना प्रारंभ कर देते हैं। बल्ब के तंतु फिलामेंट टंगस्टन नामक पदार्थ के बने होते हैं। चूंकि टंगस्टन का गलनांक अधिक होता है, इस कारण यह उच्च ताप पर भी नहीं गलता। एक्सपेरिमेंट 3। ऊपर की गई व्यवस्था में थोड़ा बदलाव कीजिए। एक लकड़ी की तख्त के बीच में चित्र अनुसार 2 लोहे की कीलें ठोक दीजिए। दोनों कीलों के बीच एक नाइक्रोम का तार बांध दीजिए। नाइक्रोम का तार हीटर बनाने वाले बिजली मिस्त्री से मिल जाएगा। चित्र के अनुसार इसका संपर्क संयोजक तार, बैटरी और स्विच से कीजिए। स्विच को बंद रखिए, नाइक्रोम के तार को छूकर देखिए, स्विच को चालू कर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के बाद नाइक्रोम के तार को स्पर्श कीजिए। इससे अधिक समय तक पकड़े ना रखिए। स्विच को बंद कर विद्युत धारा के प्रभाव को बंद कीजिए। कुछ सेकंड के बाद नाइक्रोम के तार को स्पर्श कीजिए। आपने क्या अनुभव किया? जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो नाइक्रोम का तार गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या आप ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? अपने दोस्तों के साथ चर्चा करिए और ऐसे विद्युत साधित्रों की एक सूची बनाइए। अपने घर या आसपास के घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग होने वाले विद्युत हीटर एवं कपड़े इस्त्री करने के लिए विद्युत आयरन देखा होगा। इन सभी विद्युत साधित्रों में तार की एक कुंडली होती है। इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव एलिमेंट कहते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे विद्युत साधित्रों से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इनमें लगी कुंडली एलिमेंट गर्म हो जाती है तथा ऊष्मा उत्सर्जित करती है। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार की मोटाई और लंबाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न धातु के एवं विभिन्न लंबाई और मोटाई के तारों का उपयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले संयोजन तार सामान्यतः गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत साधित्रों में उपयोग होने वाले अव्यय एलिमेंट इतने अधिक गर्म होते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत आयरन और विद्युत हीटर के अव्यय एलिमेंट उच्च ताप तक गर्म हो जाते हैं। ये अव्यय नाइक्रोम के बने होते हैं जो उच्च ताप पर भी नहीं गलता है। किसी सामान्य धातु के तार से उच्च परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार अत्यधिक तप्त होकर पिघल कर टूट सकता है। विद्युत फ्यूज। ऐसे धातु के तार जो उच्च विद्युत धारा प्रभावित होने से गल जाते हैं, उनका उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है।
सभी भवनों में लगाए गए विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। इसके लगे रहने पर जब किसी कारण से भवन के विद्युत परिपथ में सामान्य से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब ये फ्यूज के तार अत्यधिक तप्त होकर गल जाते हैं जिससे विद्युत परिपथ भंग हो जाता है। इससे विद्युत धारा से होने वाली क्षति से भवन को बचाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूजों का उपयोग किया जाता है। नीचे चित्र में भवनों में उपयोग होने वाले फ्यूज को दिखाया गया है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के विद्युत साधित्रों में फ्यूज का उपयोग किया जाता है। क्या आपने विभिन्न प्रकार के फ्यूजों को देखा है? अपने आसपास के बिजली मिस्त्री की दुकान पर जाकर विभिन्न प्रकार के फ्यूजों का पता लगाइए। किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान निम्नलिखित कारणों से बढ़ सकता है। आजकल फ्यूज के स्थान पर परिपथ विच्छेदकों एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का प्रचलन बढ़ रहा है। विद्युत बल्बों का उपयोग घरों में अत्यधिक किया जाता है। ये बल्ब जलने पर गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और विद्युत ऊर्जा का खर्च अधिक होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट का उपयोग करके विद्युत की क्षति में कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा संयंत्र प्रतिदीप्त लैंप सीएफ तथा प्रकाश उत्सर्जन उपकरण एलईडी का उपयोग करके विद्युत क्षति को कम किया जा सकता है। इन्हें सामान्य बल्ब होल्डरों में लगाया जा सकता है। इन बल्बों को खरीदने से पहले आप देख लीजिए कि इस पर भारतीय मानक ब्यूरो का ISI चिन्ह लगा हो। ISI चिन्ह यह सुनिश्चित करता है कि इन साधित्रों के निर्माण में सुरक्षा संबंधी सभी मानकों को ध्यान रखा गया है तथा इनके उपयोग में न्यूनतम ऊर्जा खर्च होती है। विद्युत परिपथ को पूरा करने में लगे ऐसे चालक तार जिनके ऊपर लगे विद्युत रोधी पदार्थों के आवरण हट गए हों, उनके आपस में सट जाने से लघु पतन या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करने से परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा का भार पड़ने से भी लघु पतन शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ऐसी घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं जिससे आग लग जाती है। आप आए दिन इस तरह की घटनाओं के विषय में समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे। फ्यूज हमें इस तरह की घटनाओं से बचाता है। लघु परिपथ विच्छेदक एमसीबी आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदक एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का उपयोग बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो इनके स्विच स्वतः ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर सकते हैं। ऑन करने पर परिपथ पूरा हो जाता है। इन्हें खरीदते समय ISI मार्क अवश्य देख लेना चाहिए। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग फ्यूज बने होते हैं, अतः परिपथ में ऐसा हमेशा उचित फ्यूज का ही उपयोग करना चाहिए। हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का परीक्षण किया। ताप के प्रभाव का लाभ हमारे दैनिक जीवन में कैसे होता है इसके बारे में भी जाना। क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। एक्सपेरिमेंट 4 आवश्यक सामग्री सुई, चुंबक, संयोजक तार, स्विच, सेल। विधि। एक सुई चुंबक के तार को नीचे खींचिए। अब सुई चुंबक को इस प्रकार घुमाइए कि सुई चालक तार के समांतर हो जाए। तार के दोनों खुले सिरों को स्विच और सेल से चित्र की भांति जोड़ दीजिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए। आपने क्या देखा? सुई चुंबक में विक्षेपण हुआ। विक्षेपण की दिशा नोट कर लीजिए। ये स्विच ऑफ कर दीजिए। अब सेल को उलट कर परिपथ में जोड़िए। ऐसा करने से परिपथ में धारा की दिशा बदल जाएगी। जब स्विच को ऑन कीजिए आप देखेंगे कि इस बार सुई पहले की तुलना में दूसरी दिशा में विक्षेपित होती है। स्विच को ऑफ करने पर सुई पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। इस परीक्षण से आपने क्या देखा? जब भी सुई चुंबक के ऊपर से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। सुई चुंबक के समीप किसी दूसरे चुंबक को लाने से सुई चुंबक में विक्षेपण होता है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? किसी तार में विद्युत धारा के प्रभावित होने से वह एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है और अपने पास रखे चुंबक को आकर्षित या विकर्षित करता है। इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के इस प्रभाव का पता सर्वप्रथम महान वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने लगाया था। इस सिद्धांत के आधार पर विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने प्रयोग में देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। बाद में इसी सिद्धांत पर मोटर एवं अन्य विद्युत साधित्रों का आविष्कार हुआ। क्या आप इस तरीके से चुंबक बना सकते हैं? आइए इसे करके देखते हैं। विद्युत चुंबक। एक्सपेरिमेंट 5 आवश्यक सामग्री। लोहे के 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील, लगभग 75 सेंटीमीटर लंबी विद्युत रोधी तार, विद्युत कोयल का तार ले सकते हैं। स्विच, सेल, संयोजक तार, पिंड। विधि। विद्युत रोधी तार को चित्र की भांति लोहे की कील पर कस कर लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरों को स्विच और सेल से चित्र के अनुसार संयोजित कीजिए। स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए। लोहे की कील के नीचे कुछ पिंड रखिए। आपने क्या देखा?
कुछ पिन कील के नीचे चिपक जाती है। अब स्विच को ऑफ की स्थिति में लाइए, क्या पिन अब भी कील से चिपकी हुई है? उपरोक्त क्रियाकलापों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। जब विद्युत धारा का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुम्बकीय कहते हैं। विद्युत चुम्बक को अति शक्तिशाली बनाया जा सकता है। यह अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। इसका उपयोग बड़ी बड़ी किरणों के एक सिरे पर प्रभाव एक शक्तिशाली विद्युत चुम्बक के रूप में होता है। विद्युत चुम्बकों का उपयोग कबाड़ से चुम्बकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में घेरे चुम्बकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने के लिए नन्हे विद्युत चुम्बकों का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुम्बक का उपयोग किया जाता है। क्या आपने अपने घर में या आसपास विद्युत घंटी देखी है? विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। विद्युत घंटी के दो मुख्य भाग होते हैं, विद्युत चुम्बक और आर्मेचर। आर्मेचर नर्म लोहे का बना होता है। यह एक इस्पात की कमानी से जुड़ा होता है। इसके दूसरे भाग में हथौड़ा लगा होता है। यह एक विद्युत चुम्बक के ध्रुवों के समांतर व्यवस्थित रहता है। कमानी का उपयोगी भाग एक पेंच के संपर्क में रहता है। यह पेंच एक स्विच से जुड़ा होता है। परिपथ में बैटरी और विद्युत चुम्बक चित्र के अनुरूप संयोजित रहते हैं। स्विच को ऑन की स्थिति में लाने पर विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। विद्युत धारा पेंच तथा कमाने से होकर विद्युत धारा की कुंडली में जाती है। इससे कुंडली के अंदर का लोहा का टुकड़ा चुम्बकीय हो जाता है और यह आर्मेचर को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसा होने से आर्मेचर से जुड़ा हथौड़ा घंटी पर चोट करता है। इस स्थिति में पेंच तथा कमाने के बीच का संपर्क भंग हो जाता है, जिससे विद्युत चुम्बक की कुंडली से धारा का प्रभाव रुक जाता है। इसे विद्युत चुम्बक अपना चुम्बकत्व खो देता है और आर्मेचर पर उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। इससे आर्मेचर अपने पहले की स्थिति में लौट आता है और पेंच तथा कमाने का संपर्क पुनः हो जाता है। इस प्रकार धारा के प्रभावित होने और बंद होने की प्रक्रिया बार बार होती रहती है। इस क्रम में हथौड़ा घंटी पर चोट करता रहता है। इससे टन टन की ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि तब तक निकलती है जब तक स्विच ऑन की स्थिति में रहता है। विद्युत घंटी के अलावा अन्य कौन से विद्युत साधित्रों में विद्युत चुम्बक का उपयोग किया जाता है? लाउड स्पीकर, टेलीफोन, रेडियो, पंखा, विद्युत मोटर आदि में भी विद्युत चुम्बक का उपयोग किया जाता है।